जब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ये मैंडेटरी कर दिया डॉक्टर्स के लिए कि उन्हें अपनी दवाइयों में जेनेरिक मेडिसिन को ही प्रिस्क्राइब करना होगा, तो पूरे देश में डॉक्टर फ्रेटर्निटी में एक हड़कंप मच गया और इतनी लॉबिंग हुई कि फाइनली नेशनल मेडिकल काउंसिल को अपना ये प्रपोजल होल्ड पे रखना पड़ा और देश के डॉक्टर्स ने इसको वेलकम किया। अब ये ब्रांडेड ड्रग्स, जेनेरिक ड्रग्स होते क्या है और आज ये जेनेरिक ड्रग्स के बारे में इतना डिबेट डिस्कशन हो क्यों रहा है? मेडिकल फ्रेटर्निटी आपको दवाई का पर्चा बनाते वक्त किस तरीके का फ्रॉड आपके साथ करती है और ये डॉक्टर किस तरीके से अपनी जेबें भर रहे हैं और आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आज इस वीडियो में इनको मैं एक्सपोज करूंगा। 2011-12 में 5 करोड़ भारतीय पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए क्योंकि उनके घर में कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से उनके सारे पैसे, उनकी सारी सेविंग्स मेडिकल बिल्स और हॉस्पिटल के खर्चे में चली गई। मेडिकल बिल्स में मोस्टली हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट और दवाइयों का खर्चा इंक्लूडेड होता है, लेकिन सबसे बड़ा खर्चा दवाइयों का खर्चा होता है। जो 5 करोड़ का डेटा मैंने बताया उसमें से 3.8 करोड़ लोग दवाइयों को खरीदने में कंगाल हो गए और बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए। एक एवरेज भारतीय पूरे साल में लगभग 2500 रुपए मेडिसिन पे और मेडिकल बिल्स पे खर्च करता है। पूरे देश के हिसाब से ये नंबर 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। भारत में हेल्थ केयर पे जो टोटल स्पेंडिंग करता है एक आम आदमी, उसका 67% सिर्फ मेडिसिन खरीदने में जाता है। यानी किसी आम आदमी ने अगर हेल्थ केयर पे 100 रुपए खर्च किए तो उसमें से 67 रुपीज सिर्फ दवाइयों का खर्चा होता है। अब ये खर्चा 80% कम हो सकता है अगर हम एक ब्रांडेड दवाई की जगह एक जेनेरिक दवाई को यूज करें। अब दवाइयां दो तरीके की होती है, ब्रांडेड ड्रग्स, जेनेरिक ड्रग। ब्रांडेड में भी दो कैटेगरीज होती है, ब्रांडेड पेटेंटेड और ब्रांडेड जेनेरिक। कोई भी फार्मा कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा पैसा लगा के जब एक मेडिसिन तैयार करती है तो उसके पेटेंट के राइट्स उसे मिल जाते हैं और फिर वो दवाई एक्सक्लूसिवली वही फार्मा कंपनी बेचती है और उसपे वो एक अच्छा खासा मार्जिन लेती है क्योंकि उसने इतना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है और सालों की मेहनत के बाद इस दवाई को बनाया है। लेकिन जब ये पेटेंट खत्म हो जाता है तब दूसरी कंपनीज भी उस फॉर्मूले को यूज करके सेम मेडिसिन को अपने नाम से बेच सकती है और यही होती है ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयां। देश में जितनी दवाइयां बिकती है उसमें से 90% दवाइयां ब्रांडेड जेनेरिक होती है और देश में सिर्फ 9 से 10% पेटेंट दवाइयां बिक रही हैं। और फिर आती है जेनेरिक दवाइयां जहां पे ब्रांड का कोई नाम नहीं होता है, इसमें सिर्फ दवा का केमिकल कंपाउंड लिखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे महंगी ब्रांडेड पेटेंटेड दवाइयां होती है, उसके बाद ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयां और सबसे सस्ती होती है जेनेरिक दवाइयां। अब अगर पैरासीटामोल दवाई दोनों 650 के नाम से बिक रही है तो ये एक ब्रांडेड जेनेरिक दवाई होगी। अब अगर आपको कोई नॉर्मल फीवर है तो वो पैरासीटामोल से ठीक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर उसमें डोलो 650 लिख देगा तो आप जाके वही दवा स्टोर से खरीद लेंगे और आपका अपने आप जो मेडिकल बिल होता है वो इस तरीके से बढ़ जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जिस हॉस्पिटल या क्लिनिक में आप जा रहे हैं और जो दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है अपने पर्चे पे वो आसपास की मेडिकल स्टोर्स में ही मिलती है। कहीं दूर पे हो सकता है आपको दवा ना मिले क्योंकि इसमें भी एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है। अब आप स्क्रीन पे देखिए कैसे अलग अलग कंपनीज एक ही सॉल्यूशन को अपने अलग अलग ब्रांड नेम्स के हिसाब से बेच रही है अपने मन चाहे प्राइसेस पे। और अगर कोई ब्रांड की दवा फेमस हो जाती है तो वो उसके प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ा देती है क्योंकि कस्टमर को लगता है कि शायद इस कंपनी की ये दवा खाने से वो ठीक हो रहा है, जबकि वो ठीक तो हो रहा है उस केमिकल कंपाउंड को लेने से जो कि बेसिकली सभी दवाओं में एक है। हमारे देश में पेटेंट्स की टोटल लाइफ 20 साल होती है, तो अगर कोई नई मेडिसिन मार्केट में आती भी है तो वो कंपनी सिर्फ 20 साल तक उसे एक्सक्लूसिवली बना सकती है। उसके बाद सभी कंपनीज के पास ये राइट होता है कि वो उस केमिकल कंपाउंड को यूज करके अलग अलग नामों से उसी सेम दवा को बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो पेटेंटेड ड्रग बना रही है लेकिन वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो इंडिया में सेम दवा को प्रोड्यूस करने के लिए पेटेंटेड लाइसेंस यहीं की कोई कंपनी को मिल जाएगा और 20 साल के पहले भी वो पेटेंटेड ड्रग देश में बनाया जा सकता है। फार्मा कंपनीज अपने टोटल रेवेन्यू का 25% तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। ये किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। इनफैक्ट एप्पल और गूगल जैसी कैश रिच कंपनीज भी सिर्फ 6 से 12% ऑफ द रेवेन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं। इनफैक्ट स्क्रीन पे आप इस लिस्ट को देखिए जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने वाले ज्यादातर कंपनीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। इनफैक्ट एक मेडिसिन को डेवलप करने में 12 से 13 साल आराम से लग जाते हैं और इनका सक्सेस रेशियो सिर्फ 15% है। यानी कि अगर आप 100 मेडिसिन एक साल में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पूरे प्रॉपर अप्रूवल और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को पार करने के बाद ओपन मार्केट में सिर्फ 15 मेडिसिन पहुंच पाती है। बाकी सारी मेडिसिन या तो प्री क्लिनिकल स्टेज पर फेल हो जाती है या फिर वो किसी न किसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फंस जाती है या वो
किसी बॉडी पे उतनी इफेक्टिव और सूटेबल नहीं होती है, या उनके रिजल्ट्स अलग अलग टाइम पे वेरी करते हैं। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद फार्मा कंपनीज को वो ड्रग लोगों तक पहुंचाना होता है और इसके लिए उन्हें मार्केटिंग पे भी अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। और इसीलिए सिप्ला, मैनकाइंड, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सारे नाम आपको बचपन से रटे हुए होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेंडिंग इन्होंने ऑलरेडी अपनी मार्केटिंग और अपने प्रोडक्ट्स पे करी हुई होती है। फोर्ब्स की 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से फार्मा कंपनीज ने 3.9 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ टीवी एड्स पे खर्च किए थे। अब डॉक्टर्स बेसिकली ये ब्रांडेड मेडिसिन इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये कंपनीज उन्हें भी कुछ कमीशन प्रोवाइड करती है। आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से हफ्ते में किसी एक पर्टिकुलर डे पे मिलता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी भी फार्मा कंपनी के एजेंट्स होते हैं और ये फार्मा कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, यानी इनको एंड कस्टमर तक दवाइयां पहुंचानी होती है और जिसके लिए ये डॉक्टर्स को कुछ कमीशन ऑफर करते हैं। और कुछ बड़े डॉक्टर्स को तो कमीशन के अलावा फॉरेन की ट्रिप्स, कार तक ऑफर की जाती है, क्योंकि इन डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स की अच्छी खासी लाइन होती है और ये डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को ब्रांडेड ड्रग्स ऑफर करते हैं और वो ड्रग्स आसपास के मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं। क्योंकि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे सीधे तो जाके दवाई लोगे नहीं, यहाँ पे डॉक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसका फायदा डॉक्टर्स अपनी जेब भरने में करते हैं। इनफैक्ट कोविड पेंडेमिक के टाइम पे मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच में पैरासीटामोल सबसे ज्यादा फेमस थी और ऐसे में डोलो 650 की सबसे ज्यादा सेल्स होती है और एक साल में 500 करोड़ की सिर्फ पैरासीटामोल डोलो 650 ब्रांड नेम के अंडर में बेची गई। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे मीम्स बनने लगे कि डोलो 650 पैंडेमिक के टाइम पे लोगों का सबसे फेवरेट स्नैक हो गया है। डोलो 650 नाम का पेटेंटिक जेनेरिक ड्रग बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड पे टैक्स फ्रॉड का भी केस हुआ और यहाँ इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग फैक्ट पता चलता है, कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए सिर्फ डॉक्टर्स को कमीशन और गिफ्ट देने में खर्च कर दिए और इसीलिए देश भर के डॉक्टर्स ने पैरासीटामोल के नाम पे डोलो 650 लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर दी। इनफैक्ट यूएस में कोई डॉक्टर अगर 10 दवाइयां रिकमेंड करता है तो उसमें से 9 जेनेरिक दवाइयां होती है और सिर्फ एक पेटेंटेड दवाई होती है, लेकिन 10 में से 9 जेनेरिक दवाइयों के रिकमेंडेशन के बावजूद इनका टोटल खर्चा सिर्फ 18% है और वो जो एक दवाई डॉक्टर रिकमेंड करता है, यूएस सिटीजन्स का 82% खर्चा सिर्फ उस एक दवाई को खरीदने में चला जाता है। तो आप समझ लीजिए कि ब्रांडेड दवाइयां कितनी महंगी होती हैं एज कम्पेयर टू जेनेरिक दवाइयां। अगर इन डॉक्टर्स ने पूरी 10 की 10 ब्रांडेड दवाइयां रिकमेंड कर दी होती तो ये मेडिकल बिल कहां पे जाता ये किसी को अंदाजा भी नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी जेनेरिक दवाइयों को यूज करने से 373 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा यूएस सिटीजन्स का बच गया था। तो ये डेटा शो करता है कि जेनेरिक दवाइयां कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। हमारे देश में पूरी दुनिया की 20% जेनेरिक दवाइयां बनती है, लेकिन देश में 1% से भी कम यही दवाइयां बिकती है। यानी ज्यादातर जो भी दवाइयां डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं वो सब ब्रांडेड पेटेंटेड मेडिसिन होती है या ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन होती है। तो जेनेरिक दवाइयां बनती यहाँ है लेकिन बिकती बाहर है। भारतीय सरकार ने 2002 में डॉक्टर्स के लिए ये मैंडेटरी कर दिया था कि वो जेनेरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें, लेकिन इस पे कोई पेनाल्टी नहीं लगती थी। अभी कुछ समय पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने जब पेनाल्टी का एंगल डाला तो ऐसे में डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया। इनफैक्ट कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो डॉक्टर के लाइसेंस को भी खत्म किया जा सकता है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टर्स का एक एसोसिएशन है उसने नेशनल मेडिकल कमीशन के इस प्रपोजल को बाय टूथ एंड नेल अपोज किया है। अब उनका मानना है कि जेनेरिक मेडिसिन की अवेलेबिलिटी काफी कम रहती है और साथ में उनका ये भी कहना है कि मेडिकल स्टोर वाले उस दवा को रखेंगे नहीं क्योंकि उनका भी कमीशन इन दवाओं पे कम होता है, तो वो ऐसे में ब्रांडेड जेनेरिक दवाई उसे दे देंगे और जो दवा वो लिख रहे हैं वो मेडिकल स्टोर वाला उन्हें नहीं देगा, जो कि एक वैलिड आर्गुमेंट है। और ऐसे में कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अगर पेशेंट को मिलती है तो हो सकता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड्स हो जो कि पेशेंट की हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक हो। क्योंकि पेशेंट्स को दवा के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है तो ऐसे में वो और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। कई बार आप किसी मेडिकल स्टोर में गए होंगे और वहां के फार्मासिस्ट ने आपसे कहा होगा कि ये वाली दवा तो नहीं है लेकिन एक दूसरी कंपनी की सेम दवा है वो मैं आपको दे देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरी कंपनी उसी केमिकल कंपाउंड के लिए एक केमिस्ट को ज्यादा कमीशन दे रही है कंपेयर टू सम अदर कंपनी जो कि डॉक्टर ने पर्चे में रिकमेंड करी होगी। तो फार्मासिस्ट भी वही दवाई बेचने की कोशिश करते हैं जिसमें एक कंपनी उन्हें ज्यादा कमीशन और ज्यादा मार्जिन देती है कंपेयर टू सम अदर कंपनी। अब गवर्नमेंट ने इसको काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू करी जिसके तहत केमिस्ट शॉप पे जेनेरिक दवाइयां इजीली अवेलेबल की जा सके। लेकिन अभी गवर्नमेंट के मेडिकल स्टोर्स हर शहर में हर लोकेशन पे इजीली अवेलेबल नहीं है। 2022 में अफ्रीका में एक देश है गैम्बिया जहाँ पे 66 लोगों की डेथ हो गई और इसमें इंडिया की कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स का नाम आता है जिसने फॉल्टी कफ सिरप बनाया था। 2023 में ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर ने एक ऐसा आई ड्रॉप बनाया था जिसमें एक ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाया गया और इसमें यूएस के 68 पेशेंट्स अफेक्ट हुए, 3 की तो डेथ हो गई और बाकियों की
उनकी आई बॉल्स को हटाना पड़ा। इनफैक्ट फेमस इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी रैनबैकी ने 2004 में कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स यूज किए थे जो बिलो स्टैंडर्ड थे, सब पार्ट थे अपनी मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए। और 2008 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कंपनी की बनाई हुई 30 जेनेरिक दवाइयों को बैन किया था। और 2013 में इस कंपनी ने अपनी गलती को माना, इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगे और बदले में $500 मिलियन इस कंपनी को एज अ फाइन पे करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने मिलावटी मेडिसिन बेची थी। और 2019 में तो इनके प्रमोटर्स को अरेस्ट भी किया गया। अब एक्चुअली फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो जेनेरिक मेडिसिन को बनाने के नाम पे फ्रॉड कर रही है, डॉक्टर्स आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ये मेडिकल फ्रेटर्निटी एक और फ्रॉड कर रही है, और वो है किस तरीके से प्रेग्नेंट लेडीज की बॉडी के साथ खिलवाड़ करके उन्हें जबरदस्ती सी सेक्शन डिलीवरीज की तरफ हकेल रही है। इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।